ठीक है। देखो हाँ, तो पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आएगा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा। छोटा सा ज्यादा बड़ा है नहीं। आ जाओ, देखो तुम चाहे पिक्चर से याद करो, चाहे तुम ये स्ट्रक्चर से याद करो, चाहे तुम यहाँ से याद करो, बस सेम ही है, ज्यादा बड़ा नहीं। आ जाओ। बोले कि लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा को क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है। ओके, अच्छा इसका इलेक्शन कैसे होता है, तो डायरेक्ट इलेक्शन हो, याद करना है। लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या, लोग डायरेक्ट वोट देते हैं जाके। लोकसभा का जब इलेक्शन होता है ना, तो लोग डायरेक्ट वोट देते हैं, डायरेक्ट। उसके बाद पीपल ऑफ इंडिया जो है ना, वो डायरेक्ट जाके वोट देते हैं। इलेक्शन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसका जो इलेक्शन होता है ना, वो किसके कौन सी प्रिंसिपल के बेस पे होता है, वो प्रिंसिपल का नाम है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है कि अच्छा जो जो सिटीजन है, जो वोट देते हैं, जो अडल्ट वोट देते हैं, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 18 ईयर्स होनी चाहिए, है ना, यानी उनको राइट टू वोट मिल जाएगा। तो पहले क्या था, पहले था कि 21 ईयर एज होना चाहिए तो वोट दिया जाए। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, बोला गया कि नहीं, वोटिंग एज को कम करना है। वोटिंग एज को क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, 21 से 18 एज किया गया। ठीक है ना, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, एग्जाम में आता है कि नेट का प्रीवियस क्वेश्चन है, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू वोटिंग एज को कम किया गया था, उस अमेंडमेंट का नाम है 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988। इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग वोटिंग एज को कम कर दिया गया था। ठीक है ना, हम पहले पिक्चर समझा देंगे, उसके बाद ये वाला समझाएंगे। अभी को मेरी बात सुनो, लोकसभा कौन से आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 81। ठीक है, लोकसभा कौन सा आर्टिकल में आती है, तो आर्टिकल 81 में आती है। अब आज जो मैं यहाँ बताती हूँ, लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं, सॉरी मेंबर, लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, स्ट्रेंथ लोकसभा में मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, 550, 550। लोकसभा में कितने मेंबर हो सकते हैं, तो 550 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा लोकसभा में मेंबर नहीं रह सकते। ठीक है, लेकिन अब 550 को बांटना कैसे है, 530 जो आप स्टेट को दे दीजिए, और जो 20 है ना मेंबर, वो आप यूटीज को दीजिए, यूनियन टेरिटरीज को दीजिए। 3 ऐसा यूनियन टेरिटरीज है जहां पे आप खुद का असेंबली, जैसे तुम्हारा पौंडीचेरी, दिल्ली और तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर, तो उनको 20 सीट दिया जाता है। ठीक है ना, लेकिन आज प्रेजेंट ये तुमको रखा क्या है, ये बोला गया है कि 550 से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर है, प्रेजेंट तुम्हारा 543 मेंबर है। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कि लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, तो 550 मैक्सिमम, इससे ज्यादा आप नहीं रख सकते हैं। तो उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, 530 जो स्टेट को दे दो, 20 जो है यूटीज को दे दो। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट लोकसभा में कितने मेंबर है, तो 543। तो 543 में से जो 524 है ना, वो स्टेट को दिया गया, मतलब स्टेट को दिया गया। ठीक है, और जो 19 मेंबर है ना, 19 जो सीट है ना, वो किसको दिया गया है मेंबर, यूटीज को दिया गया। ठीक है, ये बात याद रखना। अब हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ेंगे, देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 500 सीट जो है ना, वो होगा तुम्हारा, इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए लोकसभा का, 550, जिसमें से 500 जो है वो स्टेट को देंगे और 20 जो है यूटीज को देंगे, यूनियन टेरिटरीज को देंगे। ठीक है ना, अब पहले जो था ना, पहले 552 था, लेकिन तुम लोगों को पता है कि 2 जो है इस सीट को हटा दिया गया, एंग्लो इंडिया वाला। एंग्लो इंडिया को हटा दिया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंग्लो इंडिया को कब हटाया गया, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू हटाया गया था, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में हटाया गया था, लेकिन यह इनफोर्स में कब किया गया था, तो 2020, अभी मैं उधर पढ़ाऊंगी। ठीक है ना, ये 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग 2 एंग्लो इंडिया को हटा दिया गया, जिसे प्रेसिडेंट क्या करता था, नॉमिनेट करता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि 5 ईयर साल होना चाहिए, 5 ईयर, बोला कि 5 ईयर तक रहता है। ठीक ना, लोकसभा कितनी साल तक रहेगा, 5 ईयर, लेकिन इसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या हम लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल डिसॉल्व कर सकते हैं। कैसे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लगा के हम डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बोला करंट लोकसभा में मेंबर कितने हैं, तो करंट जो तुम्हारा मेंबर है वो 540,
है, जिसमें से 524 स्टेट को दिया गया है और 90 जो है यूनियन टेरिटरीज को दिया गया है। बोला लोकसभा में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम क्या है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कि लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम क्या है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अब बताओ मुझे ये समझ में आया? समझ में आया कि मैं एक बार फिर से समझा दूं? हाँ, समझ में आ गया ना? बहुत इजी है। 500 कम से कम 550, लेकिन करेंटली 543 है। हाँ 543, जिसमें से 524 स्टेट को दिया गया है और यूटीज को 90 दिया गया है। अच्छा, वोटिंग एज को कम किया गया था तो 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988 के रिकॉर्डिंग हटाया गया था। उसके बाद लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन है भाई? तो तुम्हारा स्पीकर है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे पढ़ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाओ। लोकसभा को कुछ पावर दिया गया, कुछ स्पेशल पावर। आर्टिकल 110 किसके बारे में बात करता है? मनी बिल के बारे में। एग्जाम में क्वेश्चन आता है मनी बिल का आर्टिकल क्या है, याद कर लो। एक आर्टिकल 110, ठीक है। मनी बिल का आर्टिकल है 110, यानी 110 में मनी बिल का डेफिनेशन लिखा हुआ है। आर्टिकल 110 में मनी बिल का डेफिनेशन लिखा हुआ है। मनी 10 रुपए से याद रखेंगे। हाँ 10 रुपए से याद कर लेना, 10 रुपए मनी 10 रुपए। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, मेरी बात माइंड में रख लो। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। क्वेश्चन आता है मनी बिल कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? सिर्फ लोकसभा में। अच्छे, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर बिल इज ए मनी या नहीं। ये लोकसभा की स्पीकर को ये पावर दिया जाता है कि आप ये डिसाइड कीजिए कि मनी बिल है या नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कौन डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं? तो लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, मनी बिल को कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं? राज्यसभा को इसमें क्या पावर दिया गया? मनी बिल के लेके राज्यसभा के पास भेजा जाता है। ये स्टेट का क्वेश्चन है, मैं बता दे रही हूँ। वन पास बाय लोकसभा द मनी बिल इज सेंड टू राज्यसभा। राज्यसभा के पास मनी बिल सेंड किया जाता है, लेकिन राज्यसभा कैन नॉट अमेंड या रिजेक्ट। देख लो, रट लो, राज्यसभा ना तो मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है और ना ही अमेंड कर सकता है। ना तो राज्यसभा मनी बिल को चेंज कर सकता है, ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। उसको बस देखना है, देख के 14 डेज में वापस करना है। हाँ, रिकमेंडेशन दे सकता है या विदाउट रिकमेंडेशन, या तो आप 14 डेज के अंदर, जैसे लोकसभा में सबसे पहले क्या हुआ, मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ, सॉरी लोकसभा में मनी बिल इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। वो राज्यसभा में जाएगा सिर्फ 14 डेज के लिए। तो राज्यसभा के लोग ना तो इसको रिजेक्ट कर सकते हैं ना तो अमेंड कर सकते हैं, बस क्या कर सकते हैं भाई, रिकमेंडेशन दे सकते हैं बस। और ये राज्यसभा का लोकसभा को ये पावर है, या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे। रोज राज्यसभा का जो रिकमेंडेशन है ना, या तो लोकसभा उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है? लोकसभा पे। अब एक और स्पीकर जो है ना, स्पीकर वो क्या करता है, अगर डेडलॉक लग जाए, डेडलॉक या कोई ऑर्डिनरी बिल पे ज्वाइंट सिटिंग बुलाना हो। अच्छा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का आर्टिकल क्या है? 108 आर्टिकल, ठीक है ना। मनी बिल का आर्टिकल क्या है? 110, और ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या है? 108। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है तो ज्वाइंट सिटिंग प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, प्रिसाइड कौन करता है? नेट का क्वेश्चन है। लोकसभा के ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर, ना कि वाइस प्रेसिडेंट या राज्यसभा का चेयरमैन, ठीक है। ये लोग नहीं करते, ठीक है। अब आ जाओ बजट के बारे में। बजट इज ए प्रेजेंट ऑन, बजट भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा सिर्फ इस पर डिस्कस करता है बस। अच्छे, ओनली लोकसभा वोट। अच्छा, तुमको एक पता होगा, और लोकेशन ऑफ फंड ऑफ मिनिस्टर टू मिनिस्टर। एक ना एक ना तुम्हारा फंड और लोकेशन को पास किया जाता है, ग्रांट। जैसे जब तुम्हारा फाइनेंशियल बिल बनता है ना, तुम्हारा जब बजट बनता है, बजट तो तुम्हारा बजट बनता है तो पैसा खाली हो गया, ठीक है ना। अभी बजट बन रहा और अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उसके लिए थोड़े दिन के लिए पैसा निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उस पैसा निकालने के लिए लोकसभा से ऑर्डिनरी मेजोरिटी पास चाहिए। तो वहां पे जब तो लोकसभा से कुछ पैसा निकाला जाता है, सॉरी लोकसभा से नहीं, मतलब जब बजट तुम्हारा बनता है ना, तो ड्यूरिंग द बजट अगर इंडिया में पैसा खत्म हो गया, ठीक है ना, तो मुल्क को चलाने के लिए थोड़ा सा पैसा निकाला जाता है। तो उस पैसा को निकालने के लिए और लोकेशन ऑफ फंड टू मिनिस्टर निकालने के लिए उसमें वोटिंग चाहिए, ठीक है ना। तो उस वोटिंग को सिर्फ लोकसभा देता है, ठीक है ना। उसका नाम है डिमांड फॉर ग्रांट। ग्रांट के लिए वोटिंग होगा तो वहां पे सिर्फ लोकसभा देगा,
डिमांड फॉर ग्रांट उसी को बुलाता है कि जब बजट चल रहा है और वहां पे पैसा खत्म हो गया इंडिया में, तब यहाँ पे तुम्हारा पैसा निकाला जाता है। तो लोकसभा में डिमांड फॉर ग्रांट कराया जाता है कुछ फंड निकालने के लिए, कुछ फंड निकालने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ लोकसभा को ही पावर दिया गया है कि आप वोट दीजिए, राज्यसभा को नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ तुम्हारा, हाँ अब ये वाला मैं तुम लोग पढ़ाऊंगी। लोकसभा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, लोकसभा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज पढ़ाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा एग्जाम में आया हुआ था, मेरे पास देखे थे इधर आओ। देखो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक ना, इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है तुम्हारा, जो तुम्हारा कहा गया एंग्लो इंडिया, उसको खत्म कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। किसको रिजर्वेशन देना, किसको रिजर्वेशन देना, एंग्लो इंडिया को। क्या 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्या भाई, एंग्लो इंडिया का रिजर्वेशन जो है ना उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो सुनो, जो तुम्हारा एंग्लो इंडिया को तुम्हारा नॉमिनेट करता था ना प्रेसिडेंट, तो लोकसभा से 2 करता था, ये प्रेसिडेंट करता था, ठीक है ना, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी एंग्लो इंडिया को तुम्हारा रिजर्वेशन मिलता था। यहाँ से 1 करता था, वो गवर्नर करता। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी किया जाता था, ठीक है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से और लोकसभा से, इन दोनों जगह से तुम्हारा रिजर्वेशन दिया गया था। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से 1 एंग्लो इंडिया लिया जाता था और तुम्हारा लोकसभा से 2 एंग्लो इंडिया लिया जाता था, ठीक ना। तो जब लोकसभा से जो नॉमिनेट करते थे वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जो एंग्लो इंडिया को नॉमिनेट किया जाता था वो गवर्नर करते थे, ठीक है। और ये दोनों को ही हटा दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग हटा दिया गया, ठीक है ना। कब हटाया गया, इसको कब कदम खत्म किया गया, 25 जनवरी 2020 को हटा दिया। अब मेरा एक और बात सुनो, मुझे पढ़ाने का यहाँ पे एक और पर्पस ये है, ये बार बार आ रहा था तुम्हारा घुर फिर, इसे मुझे अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा। आर्टिकल देख लो, आर्टिकल देखो, ये आर्टिकल याद करना जरूरी है। आर्टिकल 331, लोकसभा, द प्रेसिडेंट वाज empowered to nominate member। आर्टिकल 331 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट को यह पावर दिया गया था कि आप एंग्लो इंडिया को 2 मेंबर को नॉमिनेट करें। कहां से भाई, लोकसभा से, ठीक है ना, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 331। अब इधर आ जाओ, 300, ये एग्जाम में आता है कि कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है एंग्लो इंडिया को नॉमिनेट कर रहा था, तो 331। उसके बाद में अभी बताएं कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी 1 एंग्लो इंडिया को नॉमिनेट किया जाता था। ये कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 333 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से गवर्नर जो है 1 एंग्लो इंडिया को नॉमिनेट करते थे, ठीक है ना। लेकिन इन दोनों को ही हटा दिया गया। कौन सा अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, 104 2009, ठीक है ना, हटा दिया गया, बस याद है। लेकिन किसको नहीं हटाया गया ये देखना हम लोगों को। आर्टिकल 334 देखो, 31 में बोला गया एंग्लो इंडिया, 33 में भी एंग्लो इंडिया, लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव वाला। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आर्टिकल 334 के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, कहां पर, लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। किसे किसे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको भी। एंग्लो इंडिया को भी दिया जाता है, लेकिन एंग्लो इंडिया तो खत्म कर दिया गया है ना। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देने के लिए बोला गया। कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 334 बोला गया। आर्टिकल 334 में बोला गया कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये अभी भी है, और ये 2020 की बात है ना, 2020 में हुई थी। तो 2020 में बोला कि जो हम लोग शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन देते हैं ना, उसको 10 साल और बढ़ा देंगे। और इन लोगों का रिजर्वेशन लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन मिलता है लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको और 10 साल बढ़ा दिया गया। बोला 30 साल तक हम लोग इनको रिजर्वेशन देंगे, तब तक इनका हालात ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने एंग्लो इंडिया को हटा दिया है, रिजर्वेशन देने से हटा दिया है ना। बार बार मैं बोली की बात, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन का पीरियड को और बढ़ा दिया 10 साल। बोला उनको और हम लोग 2030 तक का रिजर्वेशन देंगे। लेकिन जो एंग्लो इंडिया वाला जो था ना, उनका रिजर्वेशन को हम खत्म कर दें। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाता है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, आर्टिकल 334। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है लोकसभा में, तो बिल्कुल है। तो क्या शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है? हाँ बिल्कुल है, बल्कि बढ़ा के 2030 तक का कर दिया गया है। तो क्या शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है लोकसभा में? हाँ है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है? हाँ है, 2030 तक का कर दिया गया बढ़ा के। क्या एंग्लो इंडिया का रिजर्वेशन है लोकसभा में? बिल्कुल भी नहीं। क्या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है? बिल्कुल भी नहीं। इसको 2020 में ही खत्म कर दिया गया, जनवरी में। समझ में आ गया ये वाला पेज? इसलिए मैं इसको पूरा अच्छे से समझाई हूँ, ठीक है। अब आ जाओ राज्यसभा। अब देखो राज्यसभा का जो आर्टिकल है ना वो 80 है। राज्यसभा का आर्टिकल 80 है और लोकसभा का आर्टिकल क्या है तुम्हारा? 81 है। ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, पहले पिक्चर ही समझेंगे, उसके बाद वो वाला समझेंगे, है ना। बोला कि राज्यसभा में टोटल मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? 250, है ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है? 250। फिर इन्होंने बोला कि इसको 250 को बांटेंगे कैसे? तो बोला कि 238 जो है ना स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बीच में बांट देंगे, ठीक है। और जो 12 मेंबर इसको क्या करता है? प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। लोकसभा से तो अभी भी नॉमिनेट होते हैं, प्रेसिडेंट इसको नॉमिनेट करते हैं ना, इस तरह से बांटेंगे। तो अभी भी इसमें ना सिर्फ 200 ही सीट को बांटा गया। बता रहे कैसे, देखो कैसे अभी कैसे बांटा हुआ। अभी लोकसभा में 225 सीट जो है ना वो स्टेट को दिया गया है। तो रखो 225 और 8 सीट किसको दिया गया? यूटीज को दिया गया। और 12 जो होता है ये इसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर, है ना। तो कितना हो गया तुम्हारा? 20। देखो अभी भी तुम्हारा 5 मेंबर बचा हुआ है ना। तो यानी टोटल कितना परसेंट कितना है राज्यसभा में मेंबर? 45। राज्यसभा में प्रेजेंट मेंबर 45। अभी टोटल स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए? 250, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो बांटेंगे कैसे? 238 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को दे देंगे और जो 12 मेंबर है उसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगी। लेकिन अभी प्रेजेंट कितना है? 245, 245 है। इसमें से 225 किसको दिया गया? स्टेट को। 8 यूटीज को दिया गया और 12 जो मेंबर होते हैं इसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा इलेक्टेड होंगे, मतलब ये अभी का मतलब मैक्सिमम नंबर का दिया हुआ है कि मैक्सिमम कितने होंगे। तो मैक्सिमम 250 होंगे, जिसमें से 238 स्टेट और यूटीज को दिया जाएगा और 12 जो है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे। ये वाला समझ में आया कि नहीं मुझे बताओ। अभी राज्यसभा में टोटल 245 मेंबर हैं, जिसमें से 225 स्टेट को दिया गया है, 8 यूटीज को दिया गया है और 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी हम बोलेंगे तो तुम लोग को याद भी आ जाएगा कैसे कैसे। देखो इलेक्टेड कैसे होता है इनका इनका जो ये 238 मेंबर है ना, इनका इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है। लोकसभा का हम पहले से डायरेक्ट होता है और इनका इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इनका इनडायरेक्ट होता है कैसे? देखो स्टेट इलेक्टेड मेंबर मैं बता रही हूँ। देखो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब तुम्हारा इलेक्शन होता है, लोकसभा का जब इलेक्शन होता है तो हम लोग इलेक्शन में वोट देते हो। तो हम लोग मान लो कि ममता बनर्जी को जिता दिए, है ना, ममता बनर्जी जीत गई। अब ममता बनर्जी जाके तुम्हारा राज्यसभा में मेंबर को चूज करती है। तो ममता बनर्जी को हम लोग चूज किए और ममता बनर्जी जाके अब हम लोगों के बिहाफ में राज्यसभा का मेंबर को चूज करती है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है ना, वो इलेक्ट करती है तुम्हारा राज्यसभा के मेंबर को, ठीक है ना। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज जो है वहां पर भी लेजिस्लेचर होता है, जैसे तुम्हारा दिल्ली, पौडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां पर भी बिल्कुल ऐसी होगा जैसे वहां। अच्छा जो इलेक्ट यहाँ पे समझ में आ गया ना कि राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना वो इलेक्ट करती है मेंबर को। कौन करता है? एमएलए। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ना वो इनडायरेक्ट इलेक्ट करते हैं ना। उसके बाद बोला कि इनका इलेक्शन का मेथड क्या है? वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अच्छा इनका जो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इनको सीट कैसे मिलता है? इनको नंबर ऑफ सीट्स कैसे असाइन किया जाता है? प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन के बेस पर जिस एरिया के पास जितना ज्यादा पॉपुलेशन है उनको इतना सीट दिया जाता है, ठीक है। जैसे यूपी को सबसे ज्यादा सीट मिलता है, तुम देखी होगी यूपी हमेशा एक नंबर पे होता है सीट के मामले में, क्योंकि यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। नॉमिनेटेड को अच्छा 248 के बारे में पढ़ लिया ना कैसे इलेक्ट होते हैं। 248 कैसे इलेक्ट होते हैं? इनडायरेक्ट होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो है इनको इलेक्ट करते हैं, जो राज्यसभा का 238 मेंबर है। इनका इलेक्शन कैसे होता है? तो
पीआर सिस्टम यूज होता है ना। उसके बाद इनको इनको सीट कैसे मिलता है, तो पॉपुलेशन के बेस पे मिलता है। अब जो 12 मेंबर है ना, 12 मेंबर, इनको कैसे चुना जाता है, इनको इनको 12 जो मेंबर है ना, ये नॉमिनेट होते हैं। कौन नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। अच्छा, कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इनको नॉमिनेट किया जाता है, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, सब में। अच्छा, एक मेरी बात सुनो, अभी हम लोग लोकसभा पढ़े तो क्या बोले कि लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, नो कॉन्फिडेंट मोशन लगेगा, डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं होगा, नेवर डिसॉल्व। नेट का प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, नेवर डिसॉल्व। राज्यसभा कभी डिसॉल्व हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। अच्छा, डिसॉल्व नहीं होगा तो इसका मेंबर हटता कैसे, आ जाओ। 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। 1/3 मेंबर, याद कर लो, 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं। इनका टर्म क्या है, 6 ईयर। अगर तुम लोग को यहाँ से भारी लगेगा ना, अभी मैं इजी लाई हूँ, वहां से याद कर लेना। राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम क्या है। हिंदुस्तान का जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो राज्यसभा का एक्स ऑफिसो चेयरमैन है, ठीक है। ये नेट में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, आरसी से पूछ लो। राज्यसभा को स्पेशल पावर दिया गया है कि वो ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम को क्रिएट करती है आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग। ये एग्जाम बहुत बार आया, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार कि राज्यसभा को, इनमें है ना, इनमें से कौन सा पावर है जो राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा कर देता है। यही राज्यसभा को ये पावर दिया गया है कि वो ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम को क्रिएट करे। कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 312। अच्छे, ऑल इंडिया सर्विस एग्जाम में कौन कौन आता है, आईएएस, आईपीएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडिया फॉरेन सर्विस, नहीं इंडिया, हाँ इंडियन फॉरेन सर्विस हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यसभा कैन ऑथराइज, तो हो गया ना। हाँ, इधर देखो, आर्टिकल 67 के अकॉर्डिंग रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। मान लो कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आर्टिकल 67। लेकिन अगर राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट को हटा रहा है, रिजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को लाने के लिए रिजोल्यूशन स्टार्ट किया है। यहाँ वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जो रिजोल्यूशन पास किया जाता है वो सिर्फ राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा में नहीं। अगर मुझे देखो, वाइस प्रेसिडेंट कहाँ का चेयरमैन है, तुम्हारा राज्यसभा का, तो राज्यसभा से ही इसको हटाया जाएगा, लोकसभा से इसका कोई भी ये नहीं है, ताल्लुक नहीं है, मतलब कोई भी ये नहीं है। तुम इसको शॉर्टकट में भी याद कर सकती हो। लोकसभा में कितना मेंबर है, 245, सॉरी 545, और राज्यसभा में कितना, इतने था ना, इतने पढ़ाए थे ना, और राज्यसभा में कितना है, तो 245। इनका इनका ईयर क्या होता है, 5 ईयर। इनका क्या होता है, ये 6 ईयर तो होता है ऐसे, और ऐसे इसको बोलेंगे हम 1/3 मेंबर हर 2 साल पे रिटायर होते हैं। इनका इलेक्शन डायरेक्ट होता है, इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट। देख लो, यहाँ पे एमएलए इसको चूज कर रही है, राज्यसभा को कौन अपॉइंट करता है, एमएलए, और यहाँ पे सिटीजन चूज करती है, सिटीजन डायरेक्ट वोट देती है। यहाँ पे लोकसभा को मनी बिल में फुल पावर है, इसको लिमिटेशन लगाया गया है ना, 14 दिन तक का बस। इनका प्रेसिडेंट, लोकसभा की प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम है स्पीकर, और राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम है चेयरमैन। इनका कितना एज होना चाहिए, 25। इनका कितना एज होना चाहिए, 30। वो नहीं याद करूंगी तो कम, अब ज्यादा पॉलिटी नहीं, मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। मैं आज बहुत सोची थी, बात हो गया ना इसलिए मैं सोची थी आज बहुत पॉलिटी डालूंगी, जैसे प्रेसिडेंट सोची थी, गवर्नर सोची थी, ये सब सोची थी। आज जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाँ हाँ, ये बात तो बहुत ही पता चली। हाँ, तुम लोग बीएड कर लो, और क्या, बहुत अच्छा बात है, बीएड कर लो। 1 साल का करना, 2 साल का करूंगी ना दिमाग पागल हो जाएगा। 1 साल वाला वेट कर लो, थोड़ा दिन बाद ही होगा 1 साल, और नहीं होता तो फिर लास्ट ऑप्शन है। तो मेरी बहन भी बोल रही थी कि 1 साल का हो गया है बीएड। देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ना, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए, इंडिया का फर्स्ट, हम लोग को भी पता चला है कि 1 साल ही होने वाला है, हाँ, हम तो भी उसी का वेट कर रहे 1 साल तो ऐसा पार होगा ना, तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा आरती, पता है रिवर साइड में भी होता है, रिवर साइड में भी होता है तुम्हारा बीएड यहाँ पर। तो वो है ना विजय पास, हाँ, पैसा बहुत लगता है, ये पैसा से ही तो आदमी रुक जाता है। इतना पैसा देगा आदमी, लगे आंख उड़ जाएगा, बाप रे बाप, 1 लाख किस्मती हम लोग नहीं दे हम पाएंगे। तो वही 20 से 25,000 में, तो हम तो बोले बहुत ही 1.5 लाख रुपया कहाँ से पाएंगे। नहीं दे पाएगा, वही तो हम लोग भी नहीं दे पाएंगे, मेरे भाई तो मार्जिन ही लगेगा। ऊपर से रेगुलर भी जाना है 1.5 लाख देने
और देखो तो 1.5 लाख में कोई रेगुलर ले नहीं करता है। मानू से कर, मानू से हिंदी मैडम का भी होता है, मानू में सर, तो वहां पे 6,000 में तुम्हारा कर देगा, लेकिन तुमको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ मालूम होता है। हाँ अभी 6 कोलकाता में ही तो है। नहीं तो आसनसोल में तो यहाँ पे आसनसोल में हाँ मेरी बहन वहीं से की है, पूरा दनिशगाह स्कूल के अंदर करवाता है। लेकिन वो लोग ना जब बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो तो लोग भेज देता है, जैसे किसी को हैदराबाद भेज दिया, किसी को भोपाल भेज देगा, ऐसे करेगा। लेकिन 6,000 एक सेमेस्टर का 6,000 और ना वो स्कॉलरशिप भी आ जाता है वापस, 1 रुपया नहीं लगा। एमए वाला लोग का तो 1 साल होने ही वाला है, देगा वो लोग को यही कर लो तुम लोग, यहीं से कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अपना ये भी करना वो भी करना, और क्या। आराम से मेरा हो भी जाएगा इसका। अरे नहीं, हमको ना नॉलेज नहीं था सच में, तो पहले हम कर लेते, हमको नहीं नॉलेज था, हमको लगा ना कि छोड़ना पड़ेगा, मुझे यही हम बात लोग लगी। को भी नहीं पता था हिंदी। छोड़ नहीं पाएंगे, छोड़ेंगे तो नील हो जाएंगे, अगर छोड़ देंगे ना, जैसे ये सब चीजें। ना अभी पहली बार हमको नॉलेज था मेरा कि ऐसे भी होता है। हाँ होता तो, तुम्हारा तो अभी टाइम है, तुम्हारा आरती का पूरा टाइम है, तुम लोग बस अभी बहुत टाइम एडवांटेज उठाओ, मतलब जितना नॉलेज हो, जितना डिग्री हो, सबको ले लो। हाँ डिग्री नॉलेज ले लो, हम लोग चुपचाप से रहे, खाली बस चुपचाप से, कुछ पता ही नहीं चल रहा था, कुछ नॉलेज नहीं था ना इसलिए। AGI है ना, यानी ऑर्डिनरी जनरल ऑफ इंडिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कौन सा आर्टिकल के अंदर आती है, आर्टिकल 76 देख लो। AG किस में आती है, आर्टिकल 76 के अंदर आती है, इसको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। अच्छा एक और बात बताओ, ये इसका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की जैसी इनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब आप जो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो क्वालिफिकेशन है ना, उतना क्वालिफिकेशन AG में होना चाहिए। कहने का मतलब वो एक तो हिंदुस्तान का सिटीजन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, 5 ईयर तक उसको हाई कोर्ट का जज रहना चाहिए, ये सब तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट का क्वालिफिकेशन मांग रहा। 10 साल तक उसको हाई कोर्ट का एडवोकेट रहना चाहिए, और प्रेसिडेंट की नजर में, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड जूरीज होना चाहिए, ठीक है। AGI जो होता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, आर्टिकल 76, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जज, जैसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 5 साल तक हाई कोर्ट में जज, 10 साल तक का तुम्हारा एडवोकेट होना चाहिए, और प्रेसिडेंट के ई में जूरीज होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड जूरीज होना चाहिए, ठीक है ना। इनका कोई फिक्स टर्म नहीं है, ये कब तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं, तो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, देख लो रिजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट को देंगे। इनका काम क्या है, AG जो है ना, ये चीफ लीगल एडवाइजर है, किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन को कोर्ट में। अब आ जाओ, मान लो कि हाई सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई केस चल रहा है, जैसे तुम सुनी होगी राजनारायण वर्सेस यूनियन केस, ऐसे सुनी होगी ना, गोलकनाथ वर्सेस यूनियन केस, गोलकनाथ वर्सेस यूनियन केस, तुम देख रही हो यूनियन के साथ लड़ाई हो रहा। तो जब यूनियन के साथ कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, यूनियन के अगेंस्ट कोई केस चल रहा, तो क्या प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, क्या प्रेसिडेंट जाएंगे, नहीं, उन लोगों के बिहाफ में AG जाते हैं, चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में कोर्ट में जाते हैं AG, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाते हैं। इनको राइट क्या है, इनको ना राइट टू, ये राइट ऑफ ऑडियंस है इंडियन कोर्ट में, ये इंडियन कोर्ट में ऑडियंस बन के जाते हैं, ठीक है ना। अच्छे, अब दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में ये जा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते, ठीक है, ये बात याद रखो, ठीक है ना। ये वो लगा है, ठीक है ना, ये वहां से लाई 2016 में हुआ था ये एग्जाम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बोली आरती, तुम ठीक से देखो पहले, यहाँ पे क्या बोला, प्रेसिडेंट ऑफ द इलेक्शन, तो मैं क्या बोली थी, ए तुम्हारा 2 जगह इलेक्शन, हाँ तो इलेक्टेड यहाँ पे तो आर्टिकल नहीं दिया, तो यह मैनर वाला आर्टिकल हो जाएगा, तुम ये यूज करो ना, आर्टिकल 55 होगा। अच्छा ये वाला करो, कहाँ देखो ना, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ख्याल हो तो तब ना, 72 नहीं, गलत बोली, कल मैं बहुत पढ़ाई हूँ वाला,
ये वाला कल मैं बहुत पढ़ाई एड एंड एडवाइस। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अंजलि तुम भी बताओ, कल क्लास में तुम भी थी? ये दोनों में हमेशा कंफ्यूजन नहीं, कल ना कुछ कल वाला वीडियो देखो जाके तुम। कल मैं ये बहुत बार पढ़ाई हूँ। कल वाला वीडियो नहीं देखे इसीलिए। कल वाला ना मैं यहाँ पे ये अमेंडमेंट भी बताई हूँ कि आखिर जो ये अमेंडमेंट प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है ना प्रेसिडेंट को एड। हाँ बोलो, हाँ बोलो। वो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें है ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, हाँ। तो इसमें 55 भी दिया हुआ है, 54 भी दिया हुआ है। तो 54 में है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और 55 में माइनर इलेक्शन प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे ना तुम अगर इसका मतलब निकालोगी ना तो यहाँ पे मतलब यही निकल रहा है कि इसका प्रेसिडेंट का इलेक्टेड का तरीका क्या है, तरीका मेथड पूछ रहा है यहाँ पे मैनर। तो उस हिसाब से 55। हाँ, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, ये बात तो है, मैंने लिखना चाहिए। अच्छा ये वाला ना सुषमा मैं कल बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ, है ना आरसी? कल ये वाला मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई हूँ। मतलब यहाँ पे मैं 44 अमेंडमेंट और 42 अमेंडमेंट का भी मेंशन की, देखना वीडियो में जाके। इसका आंसर 74 होगा। और 72 किस चीज का है बता दो? 72 आर्टिकल बता दो, कल भी पढ़ाई हूँ मैं ये वाला। तुम लोग पढ़ के आना, मैं बताऊंगी। 77 का बताओ और 28 का बताओ। अभी राज्यसभा पढ़ाई, ये सब ना सेट का क्वेश्चन है, ये सेट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी 77 का सी। और 28 का कल पढ़ाई हूँ। 2021 ठीक है, तुम्हारा आंसर आ गया। इसका भी होगा 2021। हाँ। अच्छा, राज्यसभा क्या कर सकती है मनी बिल को? क्या रिजेक्ट कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इमेंड कर सकती है? नहीं, बल्कि सजेशन दे सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है ना, ये कर सकती है। सी बिल्कुल सही बोली। आर्टिकल 20 और 21 को क्या किया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है जब नेशनल इमरजेंसी लगता है। कल पढ़ाई थी ये वाला। ये वाला बताओ, ये भी बताओ और ये भी बताओ, तीनों बताओ। ये पढ़ाया हुआ है, करंट पढ़ाई। आर्टिकल 91 सॉरी अमेंडमेंट 91st अमेंडमेंट। ठीक है, आरसी तुम बताओ और अंजलि बताओ। कल मैं पढ़ाई, तुम लोग अच्छे से ध्यान लगाओ और समझो। क्वेश्चन समझो पहले, क्या बोल रहा क्वेश्चन, अपने आंसर पता चले। मैं कल क्या बोली थी कि ऑप्शन बोलो, याद नहीं आ रहा है। सुनो, मैं कल पढ़ाई थी ना। इसका होगा जो है ना, इफ द प्रेसिडेंट वांट्स टू रिजाइन, उसका होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाँ, ये ठीक है। देखो मैं कल पढ़ाई थी कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या बोलता है कि 50% ही मिनिस्टर आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। क्वेश्चन क्या बोला? हाँ, 2003 में जो हुआ था। Yes, 91 Amendment 2003. When amendment of Indian Constitution put restriction on the member of the मिनिस्टर इन गवर्नमेंट, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू मिनिस्टर के नंबर पर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है? 91 अमेंडमेंट 2003 के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि आप सिर्फ 50% ही मिनिस्टर को ले सकते हैं लोकसभा से, बस, से ज्यादा नहीं। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट सही है। और ये वाला आंसर बताओ, 12 का बताओ। इसका ऑप्शन 2 आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 ये मैं देख श्योर नहीं है, अंदाजे में बोले। यहाँ पे क्या बोला? विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर फॉर्म का भाई 360 हो जाएगा ना। कल तो आर्टिकल पढ़ाई थी 352 और कल का क्लास नहीं 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 नहीं, ये गलत है। एक मिनट, सॉरी, नहीं एक मिनट, वो तो तुम्हारा प्रेसिडेंट रूल तो आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है और 350 में तुम्हारा हो गया फाइनेंशियल लेवल। हाँ, 361 ही हो जाएगा भाई। इसका देख, ये तो तुम्हारा आर्टिकल 3 होगा, ये होगा 252। ये बताओ। अच्छा, ये तो तुम लोग ये तो कर सकती हो, तुम लोग करो ना, ये तो पढ़ाया हुआ पहले से, कोशिश करो। नहीं तो अभी मैं पढ़ा दूंगा।
हाँ बता दो। ऑप्शन नंबर 4। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? 4 नंबर। हाँ 4 नंबर है। एयरलाइन से लिया गया। और एक ऐसी- इमरजेंसी जर्मनी से। बिल्कुल आ गया तो आंसर। और डिस्ट्रीब्यूशन वाला अमेंडमेंट प्रोसीजर कहाँ से लिया गया? तो तुम्हारा साउथ अफ्रीका से।